Hey guys, how are you all? Dear students, I Amrita Raval welcome you all on the Gravity Circle Biology channel and we are today going to start with the phylum Mollusca जो कि ऑर्गेनिजम्स आप लोगों का अटेंशन काफी ज्यादा ग्रैब करने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर ऑक्टोपस भी आते हैं और पर्ल ऑयस्टर्स भी आते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको देख के जनरली हम लोग फैसिनेट हो जाते हैं दैट हाउ दीज नॉन कॉर्डेट्स कैन बिहेव सो इंटेलिजेंटली. ठीक है, दे कैन बिहेव very differently that they are taking all our attention. Okay, so this particular phylum will definitely make you all feel so good up to the end कि आप लोगों को इस particular phylum के बारे में सारी जानकारी, अधिकतर जानकारी आज प्राप्त हो जाने वाली है. स्टार्ट करते हैं. जनरली हम लोग जब भी किसी फाइलम को पढ़ना चालू करते हैं, हम हमेशा चालू करते हैं कि वो रहते कहाँ होंगे, राइट, हैबिटाट से, और उनका बिहेवियर वगैरह जो है वो धीरे धीरे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर. ओके, सो देखो पहले यहाँ पर जो स्लाइड मैंने ली हुई है इसके अंदर कुछ एक ऑर्गेनिजम्स मैंने लिए हुए हैं. यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सभी बिलोंग करते हैं फाइलम मॉलस्का की डिफरेंट क्लासेस को. ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस भी हमारे सामने आएंगे, डिफरेंट बिहेवियर शो करने वाले एनिमल्स हमारे सामने इस फाइलम के अंदर आएंगे. लेकिन अगर अभी जनरल में आपसे पूछती हूँ तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस देख के हमें ये समझ में आता है इमीडिएटली कि these organisms are going to belong to the sea, right? On the other hand, I am also able to see some of these organisms lying on the terrestrial, we can say land, right? So they can also be found on land. That simply means that if we come on the habitat portion, we'll start studying the general characteristics of the phylum Mollusca. We come to know that these organisms are actually marine, but they might occur in fresh water and they may be terrestrial. ठीक है, so just look at the Q2 octopus dancing in front of you all right now. ठीक है, so these octopuses are actually going to grab all of your attention. शायद सारे के सारे बच्चों ने अपनी लाइफ टाइम में जब वो छोटे थे तब ओसवाल्ड नाम का एक कार्टून देखा होगा, और ओसवाल्ड एक ऑक्टोपस था. ठीक है, तो वही ऑक्टोपस की हम लोग आज बात करने वाले हैं. तो दे आर मोस्टली मैराइन, मतलब कि सी वाटर में अधिकतर पाए जाएंगे, और ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और ये लैंड पे भी रह सकते हैं. ठीक है, ये इनके हैबिटाट हैं. अब आती है बात बॉडी फॉर्म की कि इनकी बॉडी फॉर्म किस प्रकार की होगी. तो इसकी जस्ट पहले वाले फाइलम से रिलेट करने की बात आ जाएगी फिर से. तो हमने देखा था आर्थ्रोपोडा के अंदर भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट था, लेकिन इस पर्टिकुलर फाइलम के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता, कोई एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो. ठीक है, मतलब कि जनरली ये पर्टिकुलर फाइलम के मेंबर्स जो हैं दे विल नॉट शो सेगमेंटेशन. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बॉडी देख रही हूँ तो आई एम नॉट एबल टू सी सम काइंड ऑफ सेगमेंट्स और सोमाइट्स वी कैन से, राइट. हमारे पास कोई सेगमेंट्स यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो दे विल बिकम अनसेगमेंटेड. और इनकी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं इनके पास होता है, जो अगर हम देखें ध्यान से तो जनरल पॉइंट्स अगर हम लोग कंसिडर करें तो हम देखते हैं इनके पास में होता है एक हेड, इनके पास में होता है एक विसरल हम्प, और इनके पास में होता है एक हाईली मस्कुलर फुट. ठीक है, क्या क्या होता है, हेड, विसरल हम्प एंड हाईली मस्कुलर फुट. ठीक है, अब जनरली जब भी बात करते हैं फाइलम मॉलस्का की तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म को लेके हम चलने वाले हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में हमने कॉकरोच को लिया, एनिलिडा में हम लोगों ने अर्थवर्म को लिया, वैसे ही मॉलस्का के अंदर हम किसको कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म मानेंगे, हम लोग मानते हैं पाइला को. और पाइला होता है एप्पल स्नेल. ठीक है, उसका नाम होता है एप्पल स्नेल. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं ना, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू एप्पल स्नेल लिखे हुए हैं कि जनरली इस फाइलम के मेंबर्स के पास में ये तीनों चीजें होती हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारे ही मेंबर्स के पास में ये तीनों चीजें हो. इसीलिए मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये मैंने आपको बता दिया कि पाइला के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर फाइलम के मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एनसीईआरटी बताती है, और भी हमें जब भी पढ़ना है तो पाइला को ही लेकर पढ़ना होता है. ठीक है, चलो, तो इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन ऐसा है जो कि सेगमेंटेड है और उसका नाम है नियोपिलिना. ठीक है, उसका नाम क्या है, नियोपिलिना. नियोपिलिना इज गोइंग टू बी अ सेगमेंटेड मॉलस्क. ठीक है, विच इज एन एक्सेप्शन ओवर हियर. Now, before starting with the
complete study of this particular organism, we are just going to see the basic some of the things जो कि हमारे सामने आगे शब्दावली आने वाली है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर कुछ एक चीजें, हेड दिख रहा है, इसके पास माउथ है, एलिमेंट्री कैनाल है पूरी की पूरी, ठीक है, दिख रही है जो ये मैंने बना रही हूँ, देखो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ट्विस्टेड सी, और इसके पास में फिर फाइनली वो एंड होती है एनस के ऊपर। तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी पहले ही पॉइंट में कि माउथ से लेकर एनस तक पूरी बॉडी एक्सटेंड कर रही है, तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास में होने वाला है, ठीक है। ये विसरल हम्प क्या चीज होती है? तो ये एक हम्प है, इसके शरीर में उठाव है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं ऑक्स वगैरह, उनके भी उठाव होता है, कैमल उनके भी उठाव होता है, तो उठाव को हमेशा हम्प बोलते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी का कोई पोर्शन इस प्रकार से बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रहा हो तो हम लोगों को शब्द हम्प का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इनका हम्प कैसा है? इनका हम्प है विसरल हम्प। अब विसरल हम्प का क्या मतलब होता है? तो विसरल हम्प का मतलब ये होता है कि इनके इस विसरल हम्प के अंदर इनके मैक्सिमम विसरल ऑर्गन्स, मतलब कि इनके मैक्सिमम इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स जो कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो विसरल ऑर्गन्स जो है इनकी बॉडी के, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है इनकी बॉडी के, वो अधिकतर विसरल हम्प में हमको देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब मैंने बोला यहाँ पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल, तो ये विसरल हम्प में दिख रही है। हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट, ये भी दिख रहा है हम लोग को विसरल हम्प में। गोनाड्स विसरल हम्प में दिख रहे हैं, ठीक है। किडनी जैसे स्ट्रक्चर, किडनी नहीं है एग्जैक्टली, किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स विसरल हम्प में दिख रहे हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो विसरल हम्प में इनके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनकी जो गट होता है, गट के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा इनकी नर्व कॉर्ड, जो कि एक नर्व रिंग है, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बॉडी के डॉर्सल साइड हो गई ये वाली, और बॉडी की वेंट्रल साइड हो गई ये वाली, इसीलिए हम बोलेंगे कि वेंट्रल साइड पर विसरल नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट इनकी हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हम इस डायग्राम से डिराइव कर पाए। और भी हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पर, और वो क्या है? वो हमें दिख रहा है इनकी एक स्किन, एक अलग सी प्रेजेंट स्किन, और उस स्किन को बोलते हैं मैंटल। स्किन को क्या बोलते हैं? मैंटल। और हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि स्किन के ऊपर सीक्रेटेड एक शेल है, और यहाँ पर हम लोगों को वो शेल भी नजर आ रही है, ठीक है। मैंटल पीछे की तरफ एक कैविटी बना लेती है, मुड़ी हुई सी कैविटी, और उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं मैंटल कैविटी, जो कि इतना पोर्शन है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो कि हमने डायग्राम से डिराइव की, इनके सारे वर्ड्स अभी आगे आने वाले डिस्क्रिप्शन में हमारे सामने आएंगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग बॉडी फॉर्म पढ़ने के बाद में सिमेट्री की। जब हम लोग सिमेट्री की बात करते हैं तब हमें ये समझना पड़ेगा कि दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव एक्चुअल सिमेट्री इन ऑल ऑफ द क्लासेस, ठीक है। सारी क्लासेस में इनकी बायलेटरल सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जनरल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? एप्पल स्नेल, उसकी बात करेंगे तो उसकी बॉडी जो है वो हम लोगों को दिखती है एसिमेट्रिक जब वो अडल्टहुड में होता है। तो द बॉडी विल अपीयर टू बी एसिमेट्रिक, और एसिमेट्रिक बॉडी का मतलब हो जाएगा कि मैं अगर इसकी बॉडी को एक सिंगल प्लेन लॉन्गिट्यूडनल पास करूं तो भी इसकी बॉडी इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। ना ही इसकी बॉडी को रेडियल सिमेट्री शो कर रही है, इसकी बॉडी बेसिकली एसिमेट्री शो कर रही है, एसिमेट्रिकल अपीयरेंस हम लोगों को दे रही है, और इसी कारण से हम लोग बोलेंगे दैट दे विल शो एसिमेट्री, नो सिमेट्री व्हेन दे आर अडल्ट। लेकिन जब ये लार्वल फॉर्म में थे, ठीक है, जब ये लार्वल फॉर्म में थे तब लार्वल फॉर्म के अंदर दे शो बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने फाइलम पॉरीफेरा के अंदर स्पॉन्जेस पढ़े, और जब हमने स्पॉन्जेस पढ़े तब हमने देखा कि स्पॉन्जेस जो होते हैं वो होते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। फिर हम आगे की तरफ बढ़े और हमने बोला कि सिलेंट्रेटा के मेंबर्स जो हैं या निडेरिया के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, और फिर हमने देखा बाद में कि हमारे पास आया प्लेटी हेलमिंथ, और उसका हम लोग बात करते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या आप लोगों को कुछ सीक्वेंस समझ में आ रहा है? एसिमेट्री जो होती है या एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये प्रिमिटिव टाइप के हो गए, मतलब हम बोलेंगे कि ये पुराने ऑर्गेनिजम्स एसिमेट्रिकल होते थे, लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व होते गए एक पर्टिकुलर सिमेट्री ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते थे,
ठीक है। तो सिलेंट्रेट के पास में रेडियल सिमेट्री हुई और प्लेटीहेल्मिंथ के बाद में अधिकतर के पास में बाइलेटरल सिमेट्री हुई। तब अगर ये ऑर्गेनिजम्स का लार्वा जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ठीक है, और इनका जो एडल्ट है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये ऑर्गेनिजम्स तो हमें कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि एक एडवांस्ड फॉर्म से एक पुराने फॉर्म की तरफ चले गए, ठीक है, मतलब कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल होने से ये एसिमेट्रिक की तरफ शिफ्ट हो गए। और अगर ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को नजर आ रहा है तो हम लोगों को बोलना चाहिए कि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है ये अच्छा प्रोग्रेशन नहीं है, इनफैक्ट ये तो रिवर्स जा रहा है, ये तो रेट्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हम लोग इस प्रकार के लिए इस प्रकार की प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मतलब कि एक अच्छे फॉर्म से एक प्रिमिटिव फॉर्म की तरफ कन्वर्ट होना, एक बेटर डेवलप्ड कैरेक्टर से एक लेस डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लगना, इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। बॉलीवुड लुक में लोग नहीं रेट्रो लुक लेके आने के लिए बोलते हैं। तो ये रेट्रो लुक क्या होता है? ये होता है पुराना लुक, ठीक है। रेट्रो पे थीम पार्टीज होती हैं कि पुराने एक्टर या एक्ट्रेसेस के तैयार होके आना, वैसे रेट्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में हमें आ गया है। सो लाइक वी हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट कुछ एक मॉलस्क के अंदर जैसे कि पाइला हो गया, टॉर्शन या ट्विस्टिंग हो जाती है बॉडी की, जिसके कारण एडल्ट जो है वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। अदरवाइज इनके बाकी जो फॉर्म्स हैं जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में ओएस्टर हो गए, तो ये सारे फॉर्म्स जो हैं ये शो करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन इसके अंदर गैस्ट्रोपोडा मॉलस्क जो होते हैं, पाइला जैसे मॉलस्क जो होते हैं, वो शो करते हैं एसिमेट्री, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि हमें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के रिस्पेक्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स अडल्ट फॉर्म्स शोज एसिमेट्री ड्यू टू टॉर्शन, ठीक है। तो हमें बोलना है गैस्ट्रोपोडा मॉलस्क, जैसे कि पाइला हो गया, ठीक है। इसके आगे आप लोगों को एक पूरा प्रॉपर चार्ट बता रही हूं मैं कि किस प्रकार से टॉर्शन होता है, इनकी बॉडी में टॉर्शन या ट्विस्ट कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो देखो ये एक यंग फॉर्म है, ये एक यंग फॉर्म है, ठीक है। यंग फॉर्म के अंदर हम क्या दिख रहे हैं? माउथ आगे की तरफ है, एनस पीछे की तरफ है, ठीक है। इसका प्रॉपर विसरल हम्प दिख रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल दिख रही है हम लोगों को, ये फुट दिख रहा है, ये टिनिडिया मतलब कि गिल्स दिख रहे हैं हम लोगों को। इस प्रकार की बॉडी हम लोग को नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ये अडल्टहुड रीच करता है वैसे वैसे इसकी मेंटल मतलब कि जो इसकी स्किन है, ये स्किन एक अपने ऊपर शेल सिक्रेट करना चालू करती है। अब जब ये अपने ऊपर शेल सिक्रेट करना चालू करती है तब इनकी बॉडी में आता है भार, इम्बैलेंस, ठीक है। और इस कारण से ये क्या करते हैं कि ये अपनी बॉडी को प्रॉपरली ट्विस्ट कर देते हैं, पूरा मोड़ देते हैं, मतलब कि इस प्रकार से 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी बॉडी जो है वो एक 180 डिग्री का टर्न शो कर देती है। और ये टर्न शो करने के कारण से हम बोलेंगे कि जो इनके बॉडी ऑर्गन्स पीछे की तरफ नजर आ रहे थे, जैसे कि टिनिडिया, फेदर गिल्स या गिल्स जो दिख रहे हैं, वो ये सभी चीजें मुड़ के पूरी की पूरी बॉडी में आगे आ जाएंगी। मतलब आप देखो अब क्या हुआ, इसकी बॉडी में माउथ जिधर है, ठीक है, इस प्रकार से पूरी बॉडी की ट्विस्टिंग होने के कारण से फाइनली हम देखेंगे कि एनस भी इधर ही आ गया। मतलब ये माउथ है और ये एनस है, मतलब कि आगे ही माउथ से खा भी रहा है और एनस भी आगे ही है और फीकल मैटर भी इसके ऐसे ही हेड एरिया से ऊपर से गुजर के जाएगा। थोड़ा अजीब सा है परंतु ऐसे ही होता है। तो इसकी बॉडी जो है ये इस प्रकार से ट्विस्ट हो गई, 180 डिग्री का पूरा टर्न ले लिया इसकी बॉडी ने, और ये 180 डिग्री के टर्न लेने को बोलते हैं टॉर्शन। और ये टॉर्शन क्यों डेवलप हुआ? शेल के भार को संभालने के लिए बॉडी जो है पूरी की पूरी ट्विस्ट हो गई है ताकि शेल प्रॉपरली इनके ऊपर ग्रो हो सके, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ताकि ये प्रोटेक्ट हो सकें, ताकि अपने आप को छुपा के रख सकें। इन ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को छुपा के क्यों रखना पड़ता होगा? क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स की स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि कोई भी इनको आसानी से खा सकता है, ठीक है। एंड
टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, जो जापान हो गया या और ऐसी कंट्रीज हैं, वहां पर मॉलस्क्स जो हैं ये हाईली एडिबल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब कि अधिकतर मॉलस्क को खाया जा सकता है। इवन लोग जो हैं ऑक्टोपसेस को भी खा लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्राइंग टू अडेप्ट देमसेल्फ in a manner that they can protect themselves from the predation or attack. Okay, so this is done. So this is symmetry. Now we are going to study with shell. What is shell? ठीक है, तो shell is a structure which is secreted in their body by mental epithelium. मतलब कि जो skin है इनकी वही shell secrete कर रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाई। और ये shell कुछ इस प्रकार की नजर आएगी हम लोगों को, जो कि हमें यहाँ दिख रही है। This is the shell. And this shell is a very tough shell and it is made up of calcium carbonate mainly, ठीक है, जो कि हिंदी भाषा में हम लोग शंख देखते हैं। शंख कितना सॉलिड होता है, कितना कड़क होता है, ठीक है। तो वो शंख जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है और वही जो है बेसिकली ये इनकी शेल है, ठीक है। शेल अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे कि शेल जो है वो किसी में एक्सटर्नली विजिबल हो सकती है, जैसे कि हमें यहाँ एक्सटर्नली विजिबल है। किसी में शेल इंटरनल होगी, मतलब कि बॉडी के अंदर शेल है और हमें बाहर से नहीं दिखेगी। किसी में शेल होगी ही नहीं, एब्सेंट। 3 केसेस पॉसिबल हैं, ऑक्टोपसेस के अंदर शेल नहीं होती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें पाइला या मॉलस्क के मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो है उनमें शेल एक्सटर्नल होती है और किसी के अंदर शेल इंटरनल होती है, जैसे कि स्लग हो गया, कटल फिश हो गई या स्क्विड हो गई, ठीक है। तो अभी शेल कैसी होती है ये मैं समझा रही हूँ आप लोगों को इस फोटोग्राफ की मदद से। यहाँ पर हम लोगों को ये दिख रहा है गैस्ट्रोपोड मॉलस्क, ठीक है। तो गैस्ट्रोपोड मॉलस्क के अंदर आप लोगों को शेल प्रॉपरली नजर आ रही है, ठीक है, शेल प्रेजेंट। ये मुझे दिख रहा है पर्ल ओयस्टर। पर्ल ओयस्टर को मैं बाइवॉल्वियन भी बोल सकती हूँ, ठीक है, और इसके पास में भी शेल नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखें अगर सेफेलोपोड मॉलस्क की बात करें तो जिसके अंदर ऑक्टोपस या स्क्विड या नॉटिलस बिलोंग करते हैं, यहाँ पर हम देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि नॉटिलस के पास में एक्सटर्नल शेल है, दिख रही है सबको। पर कटल फिश के पास में शेल कैसी हो गई, बॉडी के अंदर, ठीक है। स्क्विड या लॉलिगो के पास में शेल कैसी हो गई, बॉडी के अंदर। कटल फिश सेपिया हो गई या कटल फिश स्पिनुला हो गई, इनके पास में कैसे प्रेजेंट है शेल, अंदर। और ऑक्टोपस के पास में हमें कोई भी शेल नजर आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो क्या समझ में आएगा इस डायग्राम से कि नॉटिलस के पास में एक्सटर्नल शेल होगी, ठीक है, और कटल फिश के पास में इंटरनल शेल होगी, ठीक है, और ऑक्टोपस के पास में शेल प्रेजेंट ही नहीं होगी, ठीक है, शेल इज एब्सेंट। सो दीज आर द पॉइंट्स which we need to understand with respect to the shell thing. Okay, shell is made up of calcium carbonate. तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई। क्विक रिवीजन करवा दो फटाफट से। हैबिटेट क्या होता है, ये रह सकते हैं सी वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी और लैंड पे भी, ठीक है। बॉडी फॉर्म कैसे होगा, इनकी बॉडी जो है वो बनी होगी हेड, ठीक है, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प, ठीक है। इनके पास में सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होता, एक्सेप्शन है यहाँ पर एक, वो है नियोपिलिना, ठीक है। फिर आती है इनके पास में सिमेट्री। जनरली इनके मेंबर्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन पाइला या गैस्ट्रोपोड मॉलस्क के अंदर सिर्फ लार्वा ही बायलेटरल सिमेट्री शो करता है और एडल्ट जो है वो एसिमेट्रिक हो जाता है। ये ऑर्गेनिजम्स शेल सीक्रेट कर सकते हैं। शेल 3 प्रकार की हो सकती है, या तो शेल बाहरी विजिबल हो एक्सटर्नल, या शेल अंदरूनी हो इंटरनल, या तो शेल हो ही ना, ठीक है। तो शेल 2 प्रकार की हो सकती है, तीसरे वाले में तो एब्सेंट ही है। और ये शेल जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है। टॉर्शन जो है वो गैस्ट्रोपोड मॉलस्क शो करते हैं, जहां पर वो कंप्लीट 180 डिग्री रोटेशन शो कर देते हैं बॉडी का, जहां पर यंग फॉर्म में माउथ आगे था और एनस पीछे, लेकिन टॉर्शन के कारण माउथ के जस्ट ऊपर ही एनस आ जाएगा, माउथ के जस्ट ऊपर ही मेंटल कैविटी भी आके सिचुएट हो जाएगी, ताकि वो शेल के भार को संभालने के लिए बॉडी को इस प्रकार से परिवर्तित कर पाए।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मैंटल। मैंटल को ही बोलते हैं पेलियम और मैंटल को ही बोलते हैं स्किन, ठीक है। ये देखो इनकी बहुत सॉफ्ट सी स्किन हम लोगों को नजर आ रही है। ये स्किन जो है थिन होती है, पतली सी, फ्लैशी फोल्ड, मतलब एक पतली सी स्किन को थोड़ा मोड़ दिया जाए इस प्रकार से प्रेजेंट होती है ये, और ये बॉडी को कवर कर रही होती है। और यही मैंटल नाम की जो स्किन है यही शेल को सीक्रेट कर सकती है, ठीक है। तो मैंटल सीक्रेट्स शेल, ठीक है, इट सीक्रेट्स शेल, ओके। मैंटल पीछे की तरफ इस प्रकार से कुछ मुड़ गई थी कि वो मैंटल कैविटी बना रही थी और उसको हम लोग मैंटल कैविटी या पेलियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक फोटोग्राफ दिखा रही हूँ यहाँ पर। ये यंग फॉर्म है, ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर ये एक अडल्ट फॉर्म होता ना तो यहाँ पर शेल बनी हुई होती ऊपर और एनस आगे पहुंच गया होता, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ इतना पोर्शन मैं जितना हाईलाइट कर रही हूँ उतना ध्यान देना। Somewhat this much portion is basically going to be the mantle cavity. This is formed as a result of infolding of the mantle. मतलब कि ये mantle है अगर, तो ये mantle ऐसे करके मुड़ गई अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस mantle के infolding होने के कारण से जो cavity बनी है इसी को हम लोग बोलते हैं mantle cavity, ठीक है। So this is done. Now the next thing is that whether they have a body cavity, then we will say yes, definitely these are those organisms which will possess a eucoelom, true coelom of schizochelom type, ठीक है। तो schizochelom जो है उसके बारे में हमने जब भी बात करी तब हमने देखा एनालिडा से लेके आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यहां तक प्रेजेंट है schizochelom। एनालिड से लेके मॉलिस्क तक प्रेजेंट है schizochelom। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये लास्ट फाइलम है जहां पर हमें schizochelom देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अगले वाले फाइलम से हमारे सामने एंटेरोसीलोम आ जाएगी, schizochelom अब नहीं बचेगी, ठीक है। और प्लीज ये मत पूछना कि schizochelom क्या होती है, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हीमोसील। अब मुझे ये बोलना है कि क्या इनके पास में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है या इनके पास में क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हम बोलेंगे कि इनके पास में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क में, नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क में, ठीक है। और इनके पास में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है सेफेलोपोड मॉलस्क में, ठीक है। और इस कारण से नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क जो होंगे, क्योंकि इनके पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनकी ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी होगी, उसको हम लोग हीमोसील बोल देंगे, ठीक है। समझ आ गया सबको इतना पोर्शन। तो ये बॉडी कैविटी वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। देखो ध्यान से इस ऑर्गेनिज्म को, ये है बेसिकली एक स्लग, ठीक है, स्नेल, ठीक है। तो अब इसको देखो आप लोग, ये कितना क्यूटली खाना खा रहा है, ठीक है। इसको खाना खाते हो जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि ये कुछ इस प्रकार से खाने को अंदर ले रहा है, ठीक है। इस प्रकार की एक्शन को बोलते हैं फाइल लाइक एक्शन। क्या बोलते हैं? फाइल की तरह, ठीक है। फाइल, वो फाइल दूसरी वाली फाइल नहीं, किताब वाली नहीं, ठीक है। फाइल लाइक, ऐसे फाइल काम करता है, ठीक है। स्क्रैप करने वाला ऑर्गन जो है, ठीक है। तो ये फाइल की तरह काम कर रहा है। फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन इनके पास में प्रेजेंट होता है, फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रेड्यूला। क्या बोलते हैं? रेड्यूला, ठीक है। मान लो कि एप्पल पड़ा है, ठीक है, या कुछ भी पड़ा है खाने का फूड, तो जब भी ये खाना खाएंगे तो ये इसको स्क्रैप करेंगे ऐसे करके, ठीक है। इस प्रकार की एक्शन को बोलता है फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। और ये फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला होता है, जिसकी मदद से ये खाने को लेते हैं अंदर स्क्रैप कर करके, ठीक है। चलो, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ऑफ कोर्स कंप्लीट टाइप है, तो बता दिया पहले ही ना, ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें और वो हो जाएगा कंप्लीट टाइप, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम। ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम कैसा है इनका, ठीक है। तो द ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम इन दीज ऑर्गेनिजम्स will be open type as we have already seen in the case of non-cephalopod mollusk। और cephalopoid mollusk के अंदर blood vascular system जो है वो अलग प्रकार का होता है, वो हो जाता है closed type, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, बस, इसके ज़्यादा नहीं। ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम कैसा है तो बोलना है ओपन टाइप है। किस केस में? नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क में।
और क्लोज्ड टाइप है किसमें, सेफेलोपोड मॉलस्क में। और जिनमें ओपन टाइप है उनके पास में ब्लड से भरी हुई बॉडी कैविटी होगी और उसको हम लोग हीमोसील बोल देंगे, ठीक है। और हीमोसील के अंदर जो ब्लड होगा उसका क्या कलर है, तो कलर होता है हमेशा डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके पास में है हीमोसाइनिन, इसीलिए इनका ब्लड जो होगा साइनो मतलब कि ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो दिस इज डन, दिस इज द ब्लड वास्कुलर सिस्टम ऑफ ऑल दी मॉलस्क्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं इनके पास, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो इनके पास में होते हैं, एक स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके पास में होता है जिसको बोलते हैं फेदर गिल्स, ठीक है, फेदर गिल्स। इसी को बोलते हैं कोम्ब गिल्स और इसी को बोल देते हैं टिनिडिया, टिनिडिया, ठीक है। ये किस प्रकार के गिल्स होते होंगे, ये ऐसे गिल्स हैं जिसके अंदर हम बोलेंगे ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी से, जो ब्लड फिल्ड कैविटी के अंदर ब्लड भरा हुआ था ना, वो इन गिल्स के अंदर भी भरा हुआ है, ठीक है। और ये गिल्स कंटिन्यूसली वाटर से वॉश हो रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि किसी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अगर ब्लड भरा हुआ हो, रफ बना रही हूं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर ये कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर इनका ब्लू कलर का ब्लड भरा हुआ है, हीमोलिम्फ जो कि हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण नीला है, ठीक है। और अगर ये गिल्स को वाटर से वॉश कर रहे हैं हम कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो बाहर ग्रीन में वाटर बना रही हूं, तो मुझे बताओ अगर पानी से टकरा रहा है ये गिल बार बार, तो क्या पानी से डिसॉल्व ऑक्सीजन इनकी बॉडी में नहीं जाएगा, जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके फेदर गिल्स जो हैं वो ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचाते हैं और डिफ्यूजन ऑफ CO2 मतलब कि CO2 बाहर आता है, तो CO2 विल कम आउट एंड ऑक्सीजन विल गो इन, ठीक है, अंदर जा रहा है, ओके। अब मुझे बताओ कि क्या ब्लड सिलेक्टिवली सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 का ही आदान प्रदान करेगा, ऐसा नहीं है। ये फेदर गिल्स क्योंकि कंटिन्यूअसली वाटर से वॉश हो रहे हैं, इसीलिए इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट भी इससे बाहर पानी में जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर भी हम लोगों को गिल्स का वर्णन करना होता है कि गिल्स कैन ऑल्सो फंक्शन लाइक एक्सक्रीटरी, ठीक है। वो भी अपना नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि इनके अंदर मोस्टली अमोनिया होता है उसको बाहर की तरफ रिलीज करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैंने बात करी अभी कि पानी से वॉश हो रहे हैं करके, राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट द टेरेस्ट्रियल वंस जो कि जमीन पे रहते हैं, ऐसे मॉलस्क के पास में क्या होगा, तो इन वाले मॉलस्क के पास में थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड अपैरेटस होगा, उसको हम लोग बोल देंगे पल्मोनरी सैक, या हम लोग लंग्स के इक्विवेलेंट उसकी बात करेंगे, ठीक है, और लंग्स। इतना आ गया समझ में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैन बी ईदर टेनिडिया in case of the aquatic forms, or it can be lungs or the pulmonary sac in case of the terrestrial ones, and the excretory organ will be Tenidia. Tenidia can also function like the excretory organ, but we know that these organisms also possess something which was looking like kidney, and thereby we will say that they do also possess kidney like structures, ठीक है। और इनको kidney like structures को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस एंड केबर्स ऑर्गन, ठीक है। किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर पूछा जाए किसी मॉलस्क में, ठीक है, तो उसका नाम होता है एक, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस, बोजानस, ठीक है। और इसी को बोलते हैं केबर्स ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये वाला फाइलम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा तुम लोगों को, पर इसमें वेराइटीज इतनी हैं, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए इस फाइलम के अंदर हमारे सामने शब्दावलियां भी अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ से लेकर रिवाइज करवाऊंगी मैंटल से, ठीक है। तो मैंटल क्या होती है इनके पास में, मैंटल इनके पास में एक सॉफ्ट थिन फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होती है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। यही मैंटल इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर शेल सीक्रेट करती है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स मतलब कि मॉलस्क जो हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का शिकार बन सकते हैं, ठीक है। तो इनको छुप के बैठना पड़ता है और ये एक शेल बनाते हैं, उसके अंदर जनरली ये हाइड होके बैठते हैं ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म इन पे आसानी से अटैक ना करे, ठीक है। बॉडी कैविटी की जब हम बात करें तो इनके पास में बॉडी कैविटी ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी हो सकती है सिर्फ
नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क के केस में, क्योंकि उनके पास में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका होता है कंप्लीट टाइप, और डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्क्रैपिंग ऑर्गन होता है खाना खाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूला, और रेड्यूला होता है इनके पास में फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन। ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप भी हो सकता है और क्लोज टाइप भी हो सकता है। ओपन टाइप होगा नॉन सेफेलोपोड मॉलस्क में, और क्लोज टाइप होगा सेफेलोपोड मॉलस्क में, मतलब कि ऑक्टोपस वाली कैटेगरी में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास में फेदर लाइक गिल्स या कोम गिल्स होते हैं, जिनको टिनिडिया बोलते हैं, और ये टिनिडिया कंटिन्यूअसली वाटर से वॉश होते हैं, क्योंकि इसीलिए ऑक्सीजन को ले सकते हैं और CO2 को बाहर की तरफ रिलीज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जिनके पास में पल्मोनरी सैक, लंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन टिनिडिया भी रोल प्ले करता है। उसके अलावा इनके पास में किडनी लाइक ऑर्गन्स भी होते हैं, जिसको ऑर्गन ऑफ बोजानस एंड केबर्स ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, अमोनिया इनका मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है। अब आते हैं हम लोग सेंस ऑर्गन पे। ठीक है, तब मॉलस्क जो रहते हैं इनके पास में आईज की प्रेजेंस होती है, और आंखें जो है इनकी वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की आंखें। ओके, और इस प्रकार के स्टॉक को हम लोग बोलते हैं ओमैटोफोर। ओमैटोफोर। ठीक है, और इनकी आंखों को हम लोग आर्थ्रोपोडा की तरह बोलेंगे ओमैटिडिया। ठीक है, तो इनके पास में भी आंखें प्रेजेंट होती हैं जो कि किसी स्टॉक के ऊपर लगी हुई होती हैं ऐसे करके। ठीक है, और स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन तो मैंने पहले ही बता दिया कि सारे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में मिल सकता है हम लोग को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एक्वेटिक मॉलस्क के पास में बैलेंसिंग ऑर्गन है, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑस्फ्रैडियम। और ऑस्फ्रैडियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है इनके पास में जो कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, जो कि आप लोगों को यहां दिख रहा होगा, देखो ये वाला, दिस वन। ठीक है, तो ये जो ऑस्फ्रैडियम दिख रहा है ना बच्चा लोग, ये ऑस्फ्रैडियम जो है, दिस इज अ स्ट्रक्चर विच विल हेल्प देम इन जजिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब बच्चों को ये बोलते हैं कि टेस्टिंग द केमिकल नेचर ऑफ वाटर। तो ये मॉलस्क का कोई pH सेंस नहीं कर रहा है बैठ के पानी में। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है उस चीज से। ये बेसिकली केमिकल नेचर ऑफ वाटर फॉर व्हाट? फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फूड इन इट, कि उस पर्टिकुलर पानी में इनके लिए घुला हुआ खाना है कि नहीं। ठीक है, या इस जगह पर जहां मैं रह रहा हूं यहां पर मेरे लिए एडिक्वेट फूड है कि नहीं। तो उस प्रकार से केमिकल नेचर ऑफ वाटर को ये सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ऑस्फ्रैडियम। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज द क्वेश्चंस इन नीट आर कंसर्न्ड, that osfradium is a specialized sense organ used for what? Used for testing the chemical nature of water. Is present in what? Is present in the mollusks. ठीक है, so this is one of the point which we need to understand. Now the comes is the reproduction portion, that how these organisms will be present. So are they going to be unisexual or are they going to be the bisexual ones? Then we will say that they will possess both the categories. Unisexual भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस यूनिसेक्सुअल है जहां पर मेल और फीमेल अलग अलग हैं, और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं जैसे कि ओएस्टर्स जो होते हैं ना, पर्ल ओएस्टर्स, ये बाइसेक्सुअल होते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, सेपरेट भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो मॉलस्का के मेंबर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और फिर वो एग ले करते हैं जिस एग के अंदर उनका जाइगोट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये ओवीपेरस प्रकार के होते हैं, ओवीपेरस टाइप के होते हैं। अब एग से हैच होके यंग वन डायरेक्टली भी आ सकता है, या एग से हैच होके लार्वा भी आ सकता है, दोनों केसेस बनते हैं। इस केस में हम लोग बोल देंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इस वाले केस में हम लोग बोल देंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो दोनों कैटेगरीज इनके पास में पॉसिबल हो सकती हैं। पर जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वा कौन कौन से हो सकते हैं, तो लार्वा के नाम याद करना जरूरी है। जैसे कि फाइलम एनालिड हमने पढ़ा था, तो एनालिड के अंदर हमने एक लार्वा का नाम लिया था ट्रोकोफोर लार्वा। वो लार्वा मॉलस्का के पास में भी है, जो कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये बताता है कि एनालिडा जो है उनसे मॉलस्का की लिंक है,
लेकिन हम लोग तो कैसे पढ़ते हैं, एनालिडा, फिर क्या पढ़ते हो, आर्थ्रोपोडा, यही पढ़ते हो ना, फिर क्या पढ़ते हो, मॉलस्का। ठीक है, तो ये बीच वाला किधर गया भाई साहब, इससे लिंक नहीं है क्या, तो इससे भी लिंक है और इससे भी लिंक है। तब अच्छे फॉरेन ऑथर्स जो रहते हैं वो कई सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने एनालिडा के बाद में मॉलस्का पढ़ाया और फिर आर्थ्रोपोडा पढ़ाया। ठीक है, और इंडियन टेक्स्ट के अंदर हम लोगों को अक्सर ऐसा मिलता है, एनालिडा फिर आर्थ्रोपोडा फिर मॉलस्का। तो किस पे बिलीव करें, तो मैं आप लोगों को बेस्ट बताती हूँ, एक्चुअल में एनालिडा से ही आर्थ्रोपोडा बना है, एनालिडा से ही मॉलस्का बना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एनालिडा की 2 ब्रांचेस बनी हैं। ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल की 2 ब्रांचेस बनी हैं, एक से बर्ड्स बने हैं, एक से मैमल्स, वैसे ही एनालिडा की 2 ब्रांचेस बनी हैं, एक से बने हैं मॉलस्का और एक से बने हैं आर्थ्रोपोडा। तो अगली बार हमेशा ध्यान रखना कि एनालिडा की 2 ब्रांचेस निकली, अडेप्ट होते होते, इवॉल्व होते होते, एक से मॉलस्का बने और एक से आर्थ्रोपोडा बने। ठीक है, सो दिस इज डन। लार्वा फॉर्म जब भी इनके पास प्रेजेंट होगा तो लार्वा के 3 नाम इंपॉर्टेंट हैं जिनके मैंने हाईलाइट करके नाम लिखे हुए हैं। एक का नाम है वेलिजर लार्वा, एक का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, एक का नाम है ग्लॉचिडियम लार्वा। वेलिजर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लॉचिडियम लार्वा। ठीक है, ये लार्वल फॉर्म्स हमारे सामने मॉलस्का के अंदर आ सकते हैं। जब अगर आपसे कोई पूछे विच लार्वा इज अ कॉमन लार्वा between annelida and mollusca। ठीक है, तो हम लोगों को नाम देना है ट्रोकोफोर लार्वा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में, नीट के लिए। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फॉर्म्स फॉलो करते ही नहीं है। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में, है ना। चलो, तो क्या समझ में आया, सेंस ऑर्गन में इनके पास में आईज होती हैं, आईज स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और उनको बोलते हैं हम लोग ओमैटोफोर, और आईज को बोलते हैं ओमैटिडिया। ठीक है, इनके पास में एक और सेंस ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं ऑस्फ्रैडियम, जो कि वाटर के केमिकल नेचर फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फूड को सेंस करता है। इन्हीं के पास में जब सेक्सेस की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो these organisms can be either unisexual or they can be bisexual। ठीक है, but they are mostly oviparous category। ठीक है, and when they lay eggs then it is a possibility that egg से directly young one बाहर आए, and it is also a possibility कि egg hatch होके लार्वा बनाए और लार्वा फिर adult बनाए। ठीक है, जब लार्वा बनता है तो 3 लार्वा के नाम हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक है वेलिजर लार्वा, एक है ग्लॉचिडियम लार्वा और एक है हमारे पास में ट्रोकोफोर लार्वा। और जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये एक ऐसा लार्वा है जो कि फाइलम एनालिडा में भी था और मॉलस्का के अंदर भी वो लार्वल फॉर्म में है, विच इंडिकेट समवेयर दैट दीज 2 फाइलम्स दैट इज एनालिडा एंड मॉलस्का आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, सो दिस इज डन। नाउ वी आर कमिंग ऑन द क्लासेस। कितने सारे हमारे सामने आते हैं मेंबर्स मॉलस्का के, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं लगेगा ये, सिर्फ इसके अपने को एग्जाम्पल्स देखना है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल मेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने सिंगल लाइन में एक एक क्लास का डिस्क्रिप्शन करा है। ठीक है, मोनो प्लैकोफोरा, वर्ड रूट को तोड़ दिया मैंने, 1 प्लेट बेयरर। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों मोनोप्लैकोफोरा वाले जिनके पास में क्या होता है, 1 शेल, एक ही शेल होती है। ठीक है, तो इनके पास में सिर्फ एक ही शेल होती है और ये वाले एनालिडा और मॉलस्का के बीच के कनेक्टिंग लिंक हैं। ठीक है, और ये कनेक्टिंग लिंक है, इनके पास में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसमें एग्जांपल आता है नियोपिलिना। कैसे, नियोपिलिना क्या शो करता है, सेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम, एनालिडा, not mollusca, right? Thereby we are able to say that Neopilina जो है ये इनका मतलब कि एनालिडा और मॉलस्का के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है क्योंकि वो सेगमेंटेशन शो करता है। मॉलस्का की तरह नहीं है कैरेक्टर, ये हो गया सेगमेंटेशन लाइक एनालिड। ठीक है, अब मेरे को बताओ मॉलस्का ऐसा क्या फीचर है इसके पास, शेल की प्रेजेंस एंड शेल लाइक मॉलस्क, मतलब कि दोनों के फीचर्स रख के बैठा है, तो क्या हो गया, ये हो गया फिर कनेक्टिंग लिंक।
ठीक है, सो दिस इज डन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. द एक्सेप्शनल मॉलस्क विच मे शो सेगमेंटेशन इज नियोपिलिना. ठीक है, विच पजेस वन शेल ऑल्सो. अच्छा, अब अगर मोनोप्लैकोफोरा शब्द का मतलब आप लोग को समझ आ गया था, तो मुझे पॉलीप्लैकोफोरा का मतलब आप लोग आसानी से बता दोगे. मोर देन वन प्लेट बियरर्स, मतलब कि मल्टीपल शेल इनके पास में प्रेजेंट होंगी. ये वाला एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कीटोप्लूरा या काइटोन. ठीक है, जो कीटोप्लूरा और काइटोन होते हैं, इनके पास में टोटल 8 शेल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, देखो ध्यान से. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 शेल बियरर्स होते हैं ये. ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग बोल देते हैं पॉलीप्लैकोफोरा. ये एक और क्लास हो गई है ना. एक हो गई मोनोप्लैकोफोरा, जिसका एग्जाम्पल था नियोपिलिना. एक हो गई पॉलीप्लैकोफोरा, जिसका एग्जाम्पल है काइटोन एंड कीटोप्लूरा. एक होती है तीसरी क्लास स्कैफोपोडा. और स्कैफोपोडा जो होते हैं, ये हाथी के दांत की तरह नजर आने वाले होते हैं, जिनकी शेल होती है और इनकी बॉडी तो नजर ही नहीं आ रही है. एक्चुअल में ये दोनों तरफ से ओपन एंडेड शेल के अंदर इनकी बॉडी छुप कर बैठी हुई होती है. ठीक है, इसलिए क्योंकि दांत की तरह दिखने वाले हैं, हाथी के दांत की तरह, इसका नाम होता है एलिफेंट टस्क शेल. क्या बोलते हैं इसको? टस्क शेल. और दांत शब्द से डेंटा बढ़ता है, टूथ लाइक. डेंटेलियम इस ऑर्गेनिज्म का नाम हो जाता है, जो कि स्कैफोपोडा को बिलोंग करता है. ठीक है, तो स्कैफोपोडा के पास में शेल होगी ट्यूब जैसी, दोनों तरफ से ओपन होगी, हाथी के दांत की तरह नजर आएगी, इसीलिए बोल देंगे डेंटेलियम या फिर एलिफेंट टस्क शेल. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैस्ट्रोपोड मॉलस्क. ठीक है, ये वाला जो कि आप लोगों ने अभी देखा स्टार्टिंग से लेकर, एप्पल स्नेल, वही वाला. गैस्ट्रो का मतलब होता है बेली और पोडा का मतलब होता है फुट. मतलब कि इनके फुट के ऊपर इनकी बेली है, इनके फुट के ऊपर इनकी बेली प्रेजेंट है. ठीक है, तो हो गया गैस्ट्रोपोडा. इनके पास में भी शेल होती है डेफिनेटली, और ये वन पीस शेल है, मतलब एक सिंगल शेल प्रेजेंट है इनके पास में. ठीक है, तो शेल इज डेफिनेटली प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स. ये रही शेल, है ना. और इनकी टॉर्शन का वर्णन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है, तो द अर्ली एम्ब्रियो वाज सिमेट्रिकल, बट द डेवलपमेंट के दौरान ट्विस्ट हो गया और टॉर्शन हो गया बॉडी में, जबकि वो एसिमेट्रिकल बन गए. इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को हम लोगों ने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का नाम दिया. ठीक है, चलो ओके, दिस इज डन. अब एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है. इसमें देख लो, पाइला एप्पल स्नेल, एप्लाइजिया सी हेयर, डोरिस सी लेमन, लिम्ने एंड प्लेनोर्बिस आर पॉन्ड स्नेल्स. ये लिम्ने और प्लेनोर्बिस कौन से वाले हैं? ये हमने जब फ्लूक की लाइफ साइकिल देखी थी, लिवर फ्लूक की, याद करो, प्लेटीहेल्मिंथ. ठीक है, तो लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल में लिवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट होता है शीप. ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट कौन होता है? वो होता है पॉन्ड स्नेल, जिसके अंदर नाम आते हैं लिम्ने एंड प्लेनोर्बिस. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. क्योंकि मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, मतलब कि इनका वर्णन कहीं ना कहीं पहले फाइलम में आया होगा या ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछ लेता है द फ्रेश वाटर मॉलस्क एग्जाम्पल, द फ्रेश वाटर स्नेल्स कैन बी लिम्ने एंड प्लेनोर्बिस आर द फ्रेश वाटर स्नेल्स. ठीक है, पाइला इज फाउंड इन सी वाटर. ओके, सो दिस इज डन. नेक्स्ट इज पेलिसिपोडा, जो कि बहुत कीमती होते हैं. दीज आर बाइवॉल्वियंस. ये पर्ल ओइस्टर्स हैं, इनसे पर्ल बनता है इनकी बॉडी में. ठीक है, पर्ल ओइस्टर्स. इनकी शेल देखें तो बाइवॉल्वियन, 2 वॉल्व है, एक ये शेल है और एक ये शेल है, मतलब कि शेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ, 2 पीस, राइट. इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे सामने उनियो, जिसको हम लोग फ्रेश वाटर मसल बोलते हैं, माइटिलस सी मसल, टेरिडो शिप वर्म, और पिंकटाडा पर्ल ओइस्टर. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पिंकटाडा. पिंकटाडा को पर्ल ओइस्टर बोलते हैं. ऐसा बोलते हैं द इकोनॉमिकली important
पर्ल प्रोड्यूसिंग ओयस्टर इज, ठीक है, तो पर्ल प्रोड्यूसिंग ओयस्टर में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो हमें बोलना है वो पिंक टाडा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। द नेक्स्ट वन इज सेफेलोपोडा, द लास्ट क्लास सेफेलोपोडा, ठीक है। सेफेलोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर वेरी टैलेंटेड व्हेन कंपेयर्ड टू ऑल द अदर क्लासेस, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स में देखो यहाँ पर आप लोगों को एक स्क्विड नजर आ रही है तैरती हुई, राइट, और देखो इसने क्या सीक्रेट कर दिया, पूरा ये इंक का स्मोक सीक्रेट कर दिया अपने आप को बचाने के लिए अटैक से, ठीक है। मतलब कि इसको कोई खाने अगर आ रहा होता ना तो ये पहले ही वो इंक स्मोक सीक्रेट कर देगी, तब वो धुआं धुआं हो जाएगा उसके आसपास में, फिर वो बच के निकल जाएगी और वो तो खो जाएगा उस धुएं में, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऑर्गेनिजम्स बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो इसका वर्णन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सेफेलो का मतलब होता है हेड और पोडा का मतलब होता है फुट, ठीक है। तो इनका अपीयरेंस ऐसा है कि इनके हेड पे इनका फुट है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सेफेलोपोडा। ऑक्टोपस की बात हो रही है। इनके पास में मॉडिफाइड आईज भी हैं, टेंटिकल्स भी हैं, और क्योंकि टेंटिकल 8 हैं इसीलिए हम बोल देते हैं ऑक्टो, ठीक है, पस 8 है ना, 8 टेंटिकल्स वाला, आर्म्स वाला, ठीक है। सेफेलोपोडा को सबसे ऊपर रखा जाता है सारे इनवर्टिब्रेट में, क्योंकि इनका लर्न्ड बिहेवियर है, ये देख के समझे हैं कि हमें कैसे बचना है। इंक ग्लैंड्स हैं इनकी बॉडी में जो कि इंक सीक्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मिमिक्री करना भी जानते हैं, केमोफ्लेज करना जानते हैं, मतलब कि जहां बैठ गए वैसा कलर ले लो, ठीक है, जहां बैठ गए बिल्कुल वैसा सा कलर ले लो। इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ, देखो यहाँ ऑक्टोपस कौन सा पता ही नहीं, ओ ये है, अच्छा अब समझ आया। तो किस प्रकार से दिख रहा है आपको बताओ, ये देखो ये ऑक्टोपस बैठा है, समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसने इसका कलर लिया हुआ है जहां वो बैठा था, और फिर वो एकदम भागता है, ठीक है, जब उसके ऊपर कोई अटैक करने आ रहा था, तो वरना छुप के बैठा हुआ था वो। क्लियर हुई बात। तो इस प्रकार से ये फिशेस पे अटैक भी कर लेते हैं, उनको खा भी लेते हैं और अपने आप को बचा के भी रखते हैं, काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहते हैं ये, ठीक है। तो दिस इज the beauty of these invertebrates, thereby we keep them on the topmost in all the non-chordates. The reason behind that they show learned behavior, सीखा हुआ behavior है इनका, ठीक है। शेल का डिस्क्रिप्शन तो पहले ही हो चुका है, खैर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपिया ऑल्सो कॉल्ड एज कटल फिश, ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। लॉलिगो इज कॉल्ड एज स्क्विड, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। लॉलिगो इज स्क्विड, सेपिया इज कटल फिश एंड ऑक्टोपस इज डेविल फिश, एंड नॉटिलस का नाम तो नॉटिलस जैसा ही है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गए हमारे पास में इनवर्टिब्रेट्स कंप्लीट, ठीक है। कुछ एक बड़े बड़े इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, जैसे कि स्क्विड जो होती है, जाइंट स्क्विड, वो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है, ठीक है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है ना। और लार्जेस्ट वर्टिब्रेट कौन है, सब बताओ जल्दी से, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ठीक है। कमेंट में बताना कि लार्जेस्ट वर्टिब्रेट कौन है, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन ओवर हियर। लार्जेस्ट वर्टिब्रेट कौन सा है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है क्लास होने के जस्ट बाद, ठीक है। चलो हो गया। ये देख लो कटल फिश किस प्रकार से स्मोक स्क्रीन सीक्रेट करके इससे अपने आप को बचा के और भाग रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द कटल फिश, इंक ग्लैंड्स, ठीक है, प्रेजेंट इन स्क्विड, कटल फिश, ठीक है, एंड ऑक्टोपस। इन सब में इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम मोलस्का व्हिच यू ऑल आर एबल टू सी ओवर हियर राइट नाउ। मोलस्का, गैस्ट्रोपोड मोलस्क, बायोवॉल्वियन, सेफेलोपोड्स, ठीक है, सब है। इसमें सेफेलोपोड देख लो तुम लोग तो तुम्हें स्क्विड दिख रहा है, ऑक्टोपस दिख रहा है। बायोवॉल्वियन देख लो तो तुमको पर्ल ओयस्टर दिख रहे हैं, स्कैलोप दिख रहे हैं, मसल्स दिख रहे हैं, क्लैम्स दिख रहे हैं। गैस्ट्रोपोड देखोगे तो स्नेल दिख रहा है, स्लग दिख रहा है, ठीक है, ये सब दिख रहे हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पर्ल फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में पर्ल फॉर्मेशन की प्रोसेस बता रही हूँ, ध्यान समझोगे तो आ जाएगी। पर्ल जो है इट इज बेसिकली ऑफ ऑर्नामेंटल यूज, ऑर्नामेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंड विच इज वेरी प्रीशियस अगर ये एक रियल पर्ल है तो,
ठीक है। तो पर्ल फॉर्मेशन जो है ये इट इज फाउंड इन द बाइवॉल्वियन मॉलस्क, ठीक है, मॉलस्का में होता है, पर कौन से मॉलस्क्स लाइक बाइवॉल्वियंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बाइवॉल्वियन आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्ल, ठीक है, और इनके बलबूते पे पर्ल इंडस्ट्रीज चलती हैं। अब कैसे होता होगा ये प्रोडक्शन, ठीक है, तो हम समझते हैं, हमें ये समझना है कि अगर मैं बात कर रही होती, मान लो तुम एग्जाम्पल देखते हैं, रुको एक मिनट दिखा देती हूँ एक फोटोग्राफ, कहाँ है जो कि एकदम बेस्ट पिक्चराइजेशन हो सके, प्लीज वेट, हाँ ये रहा, ठीक है। अब देखना यहाँ वाला एग्जाम्पल, दिस वन, ठीक है। आप देखो ये इनके पास में एक मैंटल एपिथेलियम है, ठीक है, देखो ये इनके पास में जो है ये स्किन है इनकी, मैंटल एपिथेलियम, ठीक है, मैंटल एपिथेलियम, और ये जो बाहर है ये है शेल, ठीक है। अब देखो मैंटल और शेल है ना, शेल ऊपर है और मैंटल नीचे है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, शेल ऊपर है और मैंटल नीचे है। अब मैं तुमको एक फोटोग्राफ दिखा रही हूँ, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि शेल ऊपर है, ठीक है, और मैंटल नीचे है, ये मैंटल एपिथेलियम है, ठीक है। और क्योंकि ये डायग्राम बहुत क्लैरिटी नहीं देता, मैं ये वाला लेती हूँ हमेशा, यहाँ पर ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा कि ये है शेल और ये है हमारे पास में मैंटल एपिथेलियम, दिख रही है दिस वन, ठीक है। आप देखना क्या होता है, शेल और मैंटल एपिथेलियम के बीच में अगर कोई पार्टिकल गलती से फंस जाए, ठीक है, शेल और मैंटल एपिथेलियम के बीच में अगर कोई पार्टिकल गलती से फंस जाए, जो कि क्या हो सकता है, ये पार्टिकल कोई सैंड पार्टिकल हो सकता है, एक मिनट रुको यार, ये पार्टिकल कोई सैंड पार्टिकल हो सकता है, ये पार्टिकल कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई पैथोजन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये फंस अगर जाए तो इनकी पतली सी मैंटल एपिथेलियम को इरिटेशन होने लगता है, मतलब कि चिढ़ होने लगती है, उसको चुभ रहा है वो पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल जो है ये उनको चुभ रहा है तो वो क्या करते हैं, वो एक ये मैंटल एपिथेलियम जो दिख रही है सबको, दिस वन, एक मिनट, ये वाली, ये मैंटल एपिथेलियम जो है ये शेल सीक्रेट करना चालू कर देती है इस प्रकार से, और इस शेल को बोलते हैं हम लोग नैकर, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टेप्स लिख देती हूँ, व्हेन अ पार्टिकल traps in between mantle epithelium and shell, ठीक है, देन क्या होगा, the mantle epithelium secretes nacre, ठीक है, और नैकर को बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल, ठीक है, ये सीक्रेट करेगी। एंड अब क्या होता है, अब देखो ये जो नैकर इन्होंने सीक्रेट किया ना, ये नैकर जो है ये इस पर्टिकुलर सैंड पार्टिकल के आसपास में कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में जमा होने लगेगा, मतलब कि अगर ये पार्टिकल है तो कुछ इस प्रकार से जो है ये नैकर का डिस्ट्रीब्यूशन इसके आसपास में होना चालू हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक गोल गोल लेयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल स्मूथ सरफेसेस से बंध जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, ठीक है। तो मेंटल एपिथेलियम स्टार्ट सीक्रेटिंग नैकर, सीक्रेट्स नैकर, ठीक है, और ये नैकर जो है, नैकर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स सराउंड पार्टिकल to form पर्ल, ठीक है, मतलब कि जो इतना महंगा बिकता है पर्ल, वो एक्चुअल में एक इरिटेटिंग सा डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल है जो कि मॉलस्का के शेल और मेंटल एपिथेलियम के बीच में फंस गया, ठीक है। सोच लो मतलब कि कितना मटेरियलिस्टिक है हम लोग, ठीक है, पर्ल, और वाह पर्ल पहना हुआ है, वाह वाह वाह, ठीक है, पर एक्चुअल में क्या है, वो पर्ल है एक डस्ट पार्टिकल जिसके आसपास में कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रिक लेयर्स जमा है, ठीक है। तो बट दे अपीयर टू बी वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, एंड देयर बाय दीज आर सम ऑफ द इकोनॉमिकल ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स। सो आई होप दैट दिस इज कंप्लीटेड एंड वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन। क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है,
मदर ऑफ पर्ल कौन है? मदर ऑफ पर्ल कौन है? तो आप लोग फटाक से बता दोगे कि नैकर है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि मदर ऑफ नैकर कौन है, मतलब कि नैकर किसने सीक्रेट किया, तो क्या बोलोगे? तब हमें मालूम होना चाहिए कि नैकर को सीक्रेट किया है इस मेंटल एपिथेलियम ने, और इसीलिए हम लिखेंगे, अगर मदर ऑफ नैकर बोला है तो हम लोगों को लिखना है मेंटल एपिथेलियम, ठीक है। सो दिस इज डन। एक अच्छे मोती की खासियत ये होती है कि जो मोती अगर असली मोती है ना, तो उस मोती के अंदर इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होंगी, ठीक है। और नकली बनाए हुए मोती की लेयर्स कुछ ऐसी हो सकती हैं। आ रही बात समझ में? तो दिस इज अ गुड मोती, दिस इज अ बैड मोती, ठीक है। सो दिस इज डन। दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। नाउ आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटीज पैराग्राफ, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद में, स्पीशीज के रिस्पेक्ट में। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, मेराइन, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं अधिकतर, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट एनिमल्स हैं ये। इनकी बॉडी कैल्केरियस शेल से कवर्ड है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, डिस्टिंक्ट हेड है, मस्कुलर फुट है, विसरल हम्प है। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन इनके पास में है, जिसको मैंटल बोलते हैं, वही विसरल हम्प बनाती है ओवर, ठीक है। इस प्रकार से द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड एज द मैंटल कैविटी, जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी, कुछ इस प्रकार से बनी थी पीछे की तरफ, ठीक है। The respiratory and excretory functions are also present, which are performed by the feather-like gills. They have anterior head region having sensory tentacles, जो कि हमें कुछ एक examples में ही देखने को मिलेगा. The mouth contains a file-like rasping organ called as radula. बस इतना कम बताते हैं एनसीईआरटी में कभी कभार कि ऐसे शौक लगता है कि इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें छोड़ गई हमारे सामने, ठीक है। एक और देख लो फिर। They are usually dioecious, oviparous in direct development. एग्जाम्पल दिए पाइला, एप्पल, स्नेल, पिंक टडा, पर्ल, ओयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एप्लाइजिया, सी हेयर, डेंटेरियम, टस्क, शेल, कीटोप्लूरा, काइटॉन, जो कि कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। ये सारी क्लासेस की डिटेल्स मैंने आप लोगों को वन बाय वन इंडिविजुअली समझाई है। तो आई होप कि ये लेक्चर सभी लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल करके ये पूरा लेक्चर आप लोगों को समझाया। So everyone will meet in the very next lecture now, and please meanwhile do not forget to share this lecture's video with all of your friends, and don't forget to press the subscribe and bell icon over my channel so that you all can get notified about whatever the next lectures are coming. Thank you everybody.